स्याह चादर में लिपटी हादिया हमेशा की तरह निगाहें झुकाए रास्ते में आती हर रुकावट को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में वक़ार था, नजरें ज़मीन पर मरकूज, मगर जहन में बेशुमार ख्यालात चल रहे थे। घर की माली मुश्किलात, नौकरी की ज़रूरत और अपने असूलों पर कायम रहने का अज़म, ये सब उसके दिल में बैक वक्त गर्दिश कर रहे थे। वो नहीं जानती थी कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ये उसकी पहली नौकरी थी। ख़ानदान के मर्दों ने पहले सख्ती से इनकार किया था, मगर वक्त की सितम ज़रीफ़ी ऐसी थी कि उसके वालिद के इंतकाल के बाद ये फ़ैसला नागुज़ीर हो चुका था। उसने सख्ती से एक शर्त रखी थी कि वो सिर्फ़ ऐसे माहौल में काम करेगी जहां उसकी इज्जत और हदूद महफूज रहें। कंपनी बड़ी थी, एक मशहूर बिजनेस एम्पायर, जहां उसका इंतखाब बतौर सेक्रेटरी हुआ था। इंटरव्यू के दौरान सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा था और इंतज़ामिया ने उससे इज्जत और एहतराम के साथ बात की थी, मगर वो नहीं जानती थी कि पसे पर्दा खेल कुछ और ही था। आज पहला दिन था और एक मजबूत इरादे के साथ कंपनी में दाखिल हुई। उसका इस्तकबाल एक खुश इखलाक लड़की सारा ने किया, जो पहले से ही उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। सारा ने नरमी से उसे दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए, उसका वर्क टेस्ट बताया और ज़रूरी तफसीलात समझाएं। हादिया ने खामोशी से सब कुछ सुना और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि माहौल मकबूल लग रहा था। दोपहर को जब वो फाइल के अंबार में मसरूफ़ थे, तभी किसी के कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। उसने सर नहीं उठाया, मगर एक भारी मर्दाना आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आप नहीं आई हैं? ये शाहिद था, कंपनी का मालिक। गहरी नज़रें और मजबूत चाल के साथ वो उसके करीब आया। हादिया ने अपनी नज़रें नहीं उठाईं, बस मुख्तसिर जवाब दिया, जी, आज पहला दिन है। शाहिद को आदत थी कि लोग इसके सामने झुक कर बात करते, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। एक ऐसी लड़की जो उसके लिए मुकम्मल अजनबी थी, उससे बेनियाज अपना काम कर रही थी। ये चीज़ उसे और ज़्यादा दिलचस्प लगी। आपका काम अच्छा है, कोई मसला तो नहीं? जी, सब ठीक है। शाहिद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, वैसे आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है कि आपकी मेहनत भी ऐसी ही होगी। ये जुमला मामूली नहीं था। हादिया के दिल में कुछ खटका, मगर उसने खुद को पुरसकून रखा और किसी रद्द अमल के बगैर काम में मसरूफ़ रही। शाहिद ने चंद लम्हे और खड़े रहने के बाद एक नज़र उस पर डाली और चल दिया। वो मामूल के मुताबिक अपनी गहरी चाल के साथ चलता हुआ अपने कैबिन में वापस आ गया। वहाँ उसका दरीना साथी आमिर पहले ही बैठा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तो जनाब, क्या हाल है? कुछ ख़ास मिला? शाहिद ने कुर्सी पर बैठते ही सिगार सुलगाया और धुआं फिजा में छोड़ते हुए कहा, कुछ बहुत ख़ास। आमिर ने हंसते हुए कहा, मैंने तो पहले दिन ही नोट कर लिया था, मगर तुमसे पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं लगा। वो लड़की वाकई गैर मामूली है, एक मुकम्मल हुस्न, पर्दे छुपा हुआ, मगर फिर भी कुछ ऐसा जो आदमी को अपनी तरफ खींच ले। शाहिद ने गहरी सांस ली। हाँ, वो मेरे लिए चैलेंज है और तुम जानते हो कि मैं चैलेंज पसंद करता हूँ। आमिर ने कहका लगाया, तो फिर शिकार कब होगा? जल्द, बस ज़रा वक्त देना होगा ताकि वो खुद हमारे जाल में आए। ज़्यादा सख्ती की तो सब कुछ ख़राब हो सकता है। ये दोनों वो भेड़िए थे जो शिकार को नरमी से फांसने के कायल थे। उनका तरीका हमेशा एक जैसा होता और नतीजा हमेशा उनके हक में निकलता। अगले चंद दिनों में शाहिद ने दानिस्ता तौर पर हादिया के करीब आने की कोशिश की। कभी काम का बहाना, कभी तारीफ, कभी हल्की सी गुफ्तगू। मगर हैरत की बात यह थी कि हादिया किसी चीज़ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती थी। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती, सलाम के अलावा कुछ भी कहने से गुरेज करती। ये रवैया शाहिद को और ज़्यादा बेचैन करने लगा। आमिर ने एक दिन मशवरा दिया, यार, सीधा मुद्दे पर आओ, ज़्यादा वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं। शाहिद ने आंखें सुकेड़ी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो खुद मेरे करीब आए। मुझे जीतने में मज़ा आता है, ज़बरदस्ती में नहीं। और फिर एक दिन मौका आ ही गया। हादिया को दफ्तर में एक ख़ास मीटिंग के लिए बुलाया गया। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची, मगर वहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, शाहिद और आमिर। दरवाज़ा बंद था। बैठे, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हादिया के दिल में किसी खतरे की घंटी बजी, मगर उसने खुद को हौसला दिया और पुरसकून लहजे में कहा, जी, क्या बात है? शाहिद ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करें। यह आपके करियर के लिए अच्छा होगा। आमिर ने साथ ही मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप जैसी सुलझी हुई और खूबसूरत लड़की के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। हादिया को उनके लहजे में छुपी नीयत महसूस हुई। वो फौरन खड़ी हो गई। माजरत, लेकिन मैं अपने काम तक महदूद रहना चाहती हूँ। शाहिद ने हल्का सा कहका लगाया, इतनी जल्दी फैसला? अरे बैठे ना, अभी तो बात शुरू हुई है। आमिर ने दरवाजे के करीब जाकर लॉक लगा दिया।
हादिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी उंगलियां सख्ती से चादर के किनारे को पकड़ने लगी। शाहिद अपनी जगह से उठा, उसके करीब आया। इतनी संजीदा क्यों हो, बस थोड़ा सा रिलैक्स करो। ये लम्हा था जहाँ हादिया को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। हादिया ने पीछे हटने की कोशिश की मगर वो करीब आता गया। मुझे जाने दें, कोई जल्दी नहीं, हम बस बात कर रहे हैं। हादिया ने दरवाजे की तरफ देखा मगर आमिर वहाँ मौजूद था। हंसते हुए कह रहा था, दरवाज़ा बंद है, बाहर कोई नहीं, जितना जोर लगाना है लगा लो। और फिर हादिया ने वो किया जो उसके दिल ने कहा। उसने आंखें बंद की और पूरे दिल से पुकारा, या अल्लाह। ये पुकार थी जो अर्श तक पहुंची। अगले लम्हे दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। रेहान खालिद को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी कि ये दोनों दरिंदे एक मासूम लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर था मगर उसका कानून उसके असूल थे। वो जानता था कि ऐसे लोग कानून के दायरे में बच निकलते हैं, इसलिए वो हमेशा बराह रास्त वार करता था। शाहिद ने तेजी से खुद को संभाला और ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की। ओ ऑफिसर रेहान, आप यहाँ कैसे? रेहान की नजरें हादिया पर पड़ी जो दीवार से लगी खड़ी थी, खौफ और आंसुओं में लिपटी हुई। उसने एक लम्हे में फैसला कर लिया कि अब ये मामला ख़त्म करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? रेहान की गरजदार आवाज़ गूंजी। आमिर ने बात संभालने की कोशिश की। देखें, आपको गलत फहमी हो रही है, ये लड़की खुद यहाँ आई थी, हम तो बस। रेहान का सब्र ख़त्म हो चुका था। उसने एक ज़ोरदार मुक्का आमिर के चेहरे पर मारा जिससे वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा। शाहिद ने पीछे हटने की कोशिश की मगर रेहान ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। रेहान का सब्र ख़त्म हो चुका था। उसके हाथों में गुस्सा तपकर आग बन चुका था। वो वही शख्स था जिसके नज़दीक कानून की किताबों में लिखे अल्फाज कमज़ोरों के लिए एक हिफाजती दीवार थे, मगर वो जानता था कि कुछ लोग इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शाहिद की आंखों में वहशत थी मगर वो अभी भी खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि ताकतवर आदमी हमेशा हाथ झाड़कर निकल जाता है, मगर इस बार वो गलत सोच रहा था। रेहान ने उसके गिरेबान को और सख्ती से पकड़ा और आंखों में खून उतरी हुई निगाहों से कहा, अगर तुमने दोबारा किसी बेगुनाह लड़की को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़मीन में दफन कर दूंगा। शाहिद ने गिड़गिड़ा कर कहा, देखें, ये सब एक गलत फहमी है। आप खुद समझदार आदमी हैं, आपको पता है कि हम ऐसे नहीं। ये लड़की खुद। आमिर जो ज़मीन पर गिरा हुआ था अपने ज़ख्मी चेहरे को सहलाते हुए बोला, हाँ ऑफिसर, ये सब एक साजिश लगती है। ये लड़की हमारी कंपनी में काम करती है, इससे अच्छी नौकरी मिली थी, हमने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हादिया जो अब तक कांप रही थी, उसने एक नज़र इन दोनों पर डाली। उनके झूठ उसके दिल को छेद रहे थे। उसके लब कांपे मगर वो कुछ न बोल सकी। वो अभी भी सदमे में थी। रेहान ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। वो अब भी हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने गहरी सांस ली और एक धमकी भरे अंदाज में बोला, मैं सब समझता हूँ। तुम लोगों जैसे लोग इस तरह अपनी दौलत, अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाते हो, मगर याद रखना अब तुम्हारे दिन ख़त्म होने वाले हैं। रेहान ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए नंबर डायल किया। जैसे ही शाहिद ने उसका हाथ हरकत करते देखा, उसने फ़ौरन अपनी जेब में हाथ डाला और अपने ख़ास मुहाफ़िज़ों को बुलाने के लिए एक खुफिया अलार्म दबा दिया। रेहान ने अभी कॉल मुकम्मल भी नहीं की थी कि बाहर से तेज़ कदमों की आवाज़ आने लगी। दरवाजे पर दो बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स आ खड़े हुए। वो दोनों तनुमंद मजबूत जिस्म के आदमी थे जो फ़ौरन हालात की संगीनी को भांप गए। आमिर ने ज़ख्मी चेहरे के साथ मुस्कुरा कर कहा, ऑफिसर, ये हमारा निजी मामला है। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं मगर यहाँ आपको कोई दायरा इख्तियार नहीं। ये हमारा प्राइवेट ऑफिस है और यहाँ हमारी मर्जी के बगैर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। शाहिद ने भी मौका गनीमत जाना और धीमे मगर तंजिया अंदाज में कहा, ऑफिसर रेहान, आपका काम जराइम पर नज़र रखना है, मगर यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ। आप तो जानते ही हैं कि कुछ चीज़ें गलतफहमी की बुनियाद पर बड़ी बना दी जाती हैं। आप एक अक्लमंद इंसान हैं, गैर ज़रूरी मुदाखलत से बचें। रेहान ने इन दोनों की मुकारी को भांप लिया था मगर वो यहाँ खाली हाथ नहीं आया था। उसने एक गहरी नज़र सिक्योरिटी गार्ड्स पर डाली और फिर अपना पुलिस बैच निकाला। ये मेरा दायरा इख्तियार भी है और मेरा फ़र्ज़ भी। ये लड़की एक गवाह है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जो रोकने की कोशिश करेगा वह कानून के खिलाफ जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड्स एक पल के लिए झिझक गए। वो शाहिद और आमिर के मुलाजिम थे मगर सामने खड़ा आदमी एक बाख्तियार पुलिस ऑफिसर था। वो इसे चैलेंज करने का हौसला नहीं रखते थे। शाहिद ने दांत पीसे मगर हालात को देखते हुए खुद पर काबू रखा। वो जानता था कि अभी पीछे हटना बेहतर होगा। उसकी आंखों में शैतानियत थी मगर उसने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है ऑफिसर, आप इसे लेकर जाएं, मगर याद रखें इल्ज़ाम साबित करने के लिए सबूत भी दरकार होते हैं और सबूत ना हो तो मामला पलट भी सकता है। रेहान ने उसकी धमकी को नज़रअंदाज किया मगर वो जानता था
کہ یہ آدمی اتنی آسانی سے باز نہیں آئے گا۔ ریحان نے ہادیہ کی طرف دیکھا جو دیوار کے قریب کھڑے تھے، اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں لرز رہی تھے۔ چلو تمہیں یہاں سے لے جانا ہوگا۔ ہادیہ نے آہستہ سے سر ہلایا مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا مگر جیسے ہی اس نے چلنے کی کوشش کی وہ کمزوری کی وجہ سے گرنے لگی۔ ریحان نے جھٹ سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرو۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ ریحان نے نرمی سے کہا چلو باہر گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ ہادیہ کو لگا کہ واقعی وہ اب محفوظ ہے۔ وہ دونوں باہر نکلے اور شاہد اور عامر بس انہیں جاتے دیکھتے رہ گئے۔ عامر نے دانت پیس کر سرگوشی کی، یہ آدمی ہمارے راستے میں آ گیا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ شاہد نے دھیمے لہجے میں کہا فکر مت کرو، یہ صرف شروعات ہے، جو کھیل میں نے شروع کیا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا۔ دوسری طرف ریحان نے ہادیہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کیا۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ ہادیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ریحان نے نرمی سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ ہادیہ نے بمشکل سر ہلایا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ اب بھی صدمے میں تھی جو چند لمحے پہلے گزرا تھا۔ ریحان نے گاڑی سٹارٹ کی اور سنجیدگی سے کہا تم محفوظ ہو مگر یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ لوگ طاقتور ہیں، وہ تمہیں خاموش کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ہادیہ نے آنکھیں بند کر لیں جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ ریحان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک پولیس آفیسر نہیں بلکہ ایک محافظ بھی ہے۔ گاڑی کے اندر گہری خاموشی تھی مگر باہر کی دنیا شور سے بھری ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں اور شہر کی روشنیوں میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ ریحان خالد نے گاڑی کی رفتار درمیانی رکھی تھی مگر اس کا دھیان بار بار برابر میں بیٹھی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ ہادیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھیں ایک خلا میں گم تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی تک حقیقت کو پوری طرح قبول نہیں کر پا رہی۔ اس کی انگلیاں چادر کے کنارے سختی سے پکڑے ہوئے تھیں اور اس کا سانس اتھلا ہو رہا تھا۔ شاید وہ بھی ابھی تک خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی، شاید وہ ابھی تک اسی خوف میں قید تھی جس سے چند لمحے پہلے نکلی تھی۔ ریحان نے ایک نظر اس کے لرزتے ہاتھوں پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا اگر تمہیں پانی چاہیے تو گاڑی میں بوتل موجود ہے۔ ہادیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے سر ہلایا۔ ریحان نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ شاید بے معنی تھے۔ اس وقت کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صدمہ انسان کی روح کو جکڑ لیتا ہے، اور ہادیہ تو ایک ایسی لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنی حدود میں رہی، جس کے لیے آج پیش آنے والا واقعہ شاید سب سے بڑا دھچکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی سڑک کے سنسان حصے میں داخل ہوئی تو ریحان نے بیک ویو مرر میں نظر ڈالی۔ ایک گاڑی پیچھے آ رہی تھی اور وہ تھوڑی دیر سے ان کے پیچھے تھی۔ اس نے معمولی انداز میں رفتار بڑھائی مگر پیچھے والی گاڑی نے بھی ایسا ہی کیا۔ ریحان نے ہونٹ بھینچ لیے، وہ جانتا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ ہادیہ اپنی سیٹ بیلٹ مضبوطی سے باندھ لو۔ ہادیہ نے پہلی بار حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا کیا ہوا؟ بس احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ریحان نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی اور اب پیچھے کی گاڑی نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ شاہد اور عامر آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں، ریحان نے خود سے کہا اور ذہن میں اگلی حکمت عملی تیار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد پیچھے سے ایک گولی چلنے کی آواز آئی اور ریحان نے ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ کو قابو میں کیا۔ گولی گاڑی کے عقبی شیشے سے ٹکرائی مگر شیشہ بلٹ پروف تھا، اس لیے صرف دڑاڑیں پڑیں۔ ہادی نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی اور قرآن کی ایک آیت زیر لب پڑھنے لگی۔ ریحان نے گہری سانس لی، پھر گاڑی کو ایک خطرناک موڑ پر ڈال دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہادیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ریحان نے بے نیازی سے کہا اور پھر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ پیچھے سے ایک اور گولی چلی مگر اس بار ریحان پہلے سے محتاط تھا۔ اس نے گاڑی کو اچانک دائیں طرف موڑا اور گولی خالی سڑک پر جا کر لگی۔ اب اسے جلد از جلد کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنی تھی۔ ریحان نے ایک سنسان گلی میں گاڑی ڈال دی جہاں اندھیرا تھا اور گلی کے آخر میں ایک چھوٹا گراج نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہادی کی آواز میں پریشانی تھی۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے چھپنا ہوگا، اگر وہ ہمیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ ریحان نے گاڑی بند کر دی اور دونوں جلدی سے نیچے اترے۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہادیہ کو اندر کی طرف دھکیلا اور دوسرے ہاتھ میں اپنی گن مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہاں خاموش رہو، اگر کچھ ہوتا ہے تو صرف میرے اشارے پر باہر نکلا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں خوف تھا مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ریحان نے جلدی سے گراج کے اندر ایک خالی جگہ دیکھی اور وہاں خود کو اور ہادیہ کو چھپا دیا۔ چند لمحے بعد پیچھے سے گاڑیوں کے انجن کی آوازیں قریب آتی محسوس ہوئیں۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں،
रेहान ने पिस्टल चेक किया और चौकन्ना हो गया। एक गाड़ी कुछ देर के लिए बाहर रुकी और अंदर से 2 आदमी उतरे। उनके हाथों में असला था। वो आसपास देख रहे थे। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, पूरा इलाका घेर लो। रेहान के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो जानता था कि अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। हादिया ने नरमी से कहा, क्या होगा अगर वो हमें ढूंढ लें? तो हम उन्हें उनकी औकात याद दिला देंगे। रेहान की आंखों में एक चमक आई, जैसे वो इसका इंतजार कर रहा हो। बाहर कदमों की आवाज़ करीब आने लगी। रेहान ने गहरी सांस ली, अपनी गन को मजबूती से थामा और एक लम्हे के लिए आयतल कुर्सी जेरे लब पड़ी। अब वो वक्त था एक फैसलाकुन वार करने का। गिराज का दरवाज़ा धीरे से खुला और जैसे ही एक आदमी अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रेहान ने एक फायर किया और दूसरा आदमी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। यहाँ से निकलो, किसी ने बाहर से चलाया। रेहान ने मजीद 2 फायर किए और बाहर के आदमी अपनी गाड़ी में वापस भागने लगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस झड़प के लिए तैयार नहीं थे। चंद लम्हों बाद गाड़ियां वहां से गायब हो चुकी थी। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर हादिया की तरफ देखा। अब हम महफूज हैं, मगर हमें जल्दी निकलना होगा, वो दोबारा लौट सकते हैं। हादिया ने जल्दी से चादर संभाली और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। रेहान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और फौरन वहां से रवाना हो गया। गाड़ी में फिर खामोशी छा गई, मगर इस बार यह खामोशी खौफ की नहीं थी, बल्कि एक नई हकीकत की थी। मैंने अल्लाह को पुकारा था और उसने मदद भेज दी, हादिया ने आहिस्ता से कहा। रेहान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर सड़क पर नजरें जमा कर बोला, अल्लाह हमेशा मदद करता है, क्योंकि वो रहम करने वाला है। रात का अंधेरा गहरा था, मगर अब वो दोनों इसी अंधेरे से निकल चुके थे। मगर ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि असल तो अब शुरू हुआ था। सड़कें अंधेरे में डूबी हुई थी, मगर गाड़ी की हेडलाइट्स रास्ते को चमका रही थी। रेहान खालिद की आंखें सड़क पर जमी हुई थी, मगर उसके दिमाग में तेजी से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो जानता था कि ये मामला इतना आसान नहीं था। जितनी जल्दी दुश्मन पिस्पा हुए थे, उतनी ही जल्दी वो दोबारा हमला करने की तैयारी में होंगे। हादिया बराबर में खामोश बैठी थी। उसके चेहरे की जर्दी अभी तक नहीं गई थी। वो एक अजीब बेयकीनी की कैफियत में थी, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि वो वाकई इस खौफनाक लम्हे से निकल चुकी है। उसकी आंखों के गिर्द हल्के से हल्के पड़ चुके थे, मगर वो अब भी मजबूत नजर आ रहे थे। क्या तुमने कभी पहले किसी को कत्ल होते देखा है? रेहान ने अचानक संजीदगी से पूछा। हादिया ने एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे सवाल का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। नहीं, आज तुम तकरीबन मार दी जाती। रेहान की आवाज़ सख्त थी, मगर उसमें एक अजीब सा दर्द भी था, जैसे वो उसे हकीकत का सामना करवाना चाहता हो, मगर नरमी से नहीं, बल्कि सख्त अल्फाज में। मैं जानती हूँ, हादिया ने आहिस्ता से कहा, मगर मैंने दुआ की थी। रेहान ने एक नज़र उस पर डाली, फिर दोबारा सड़क पर नजरें जमा ली। दुआ हमेशा काम करती है, मगर कुछ जंगें तलवार से भी लड़नी पड़ती हैं। गाड़ी एक खामोश इलाके में दाखिल हुई, जहाँ एक पुराना सा पुलिस स्टेशन नजर आ रहा था। ये कहाँ आ गए हम? हादिया ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। ये हमारा खुफिया सेफ हाउस है, यहाँ तुम कुछ देर के लिए महफूज रहोगी। रेहान ने गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो चाहता था कि पहले तसल्ली कर ले कि कोई ताकों में तो नहीं। जब उसे मुकम्मल इत्मीनान हो गया तो उसने हादिया का दरवाज़ा खोला। चलो अंदर चलो। हादिया आहिस्ता से उतरी। उसकी चादर हवा में उड़ रही थी। उसने एक नज़र इमारत पर डाली, जहाँ अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी चल रही थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए, जहाँ एक बूढ़ा पुलिस एहलकार बैठा अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र रेहान पर पड़ी, उसने जल्दी से उठकर सैल्यूट किया। सर, ये क्या मामला है? एक अहम गवाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, हमें जल्दी कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ करनी होंगी। बूढ़े एहलकार ने इस बात में सर हिलाया, फिर हादिया को हैरानी से देखा। यही गवाह हैं? रेहान ने संजीदगी से कहा। हाँ, और इनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मुझे यकीन है कि शाहिद और आमिर कुछ दिनों में अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके केस को दबाने की कोशिश करेंगे। बूढ़ा एहलकार मेज़ के पीछे गया और कुछ कागजात निकालने लगा। मैं देखूंगा कि हम क्या कर सकते हैं, मगर आप जानते हैं सर कि वो लोग कितने ताकतवर हैं। उनके पास सियासतदानों और आला हुक्काम तक रसाई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मुकम्मल तौर पर कानूनी तरीके से हो, ताकि वो किसी भी तरह बच न सकें। रेहान ने हादिया की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़े थे। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अदालत में गवाही देनी होगी। हादिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अदालत में? हाँ, ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब तुम इन दरिंदों के खिलाफ खड़ी होकर सच बोलोगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर ये जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। हादिया की आंखों में खौफ उभर आया। वो बहुत ताकतवर हैं, अगर उन्होंने मुझ पर मजीद हमला करने की कोशिश की। रेहान की नजरें सख्त हो गई। तो मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा।
उसी लम्हे एक जोरदार आवाज दरवाजे पर सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये कौन हो सकता है? बूढ़ा एहलकार घबरा कर बोला। रेहान फौरन अपनी जगह से उठा और दरवाजे के करीब हो गया। खामोश रहो। दरवाजा दोबारा जोर से बजा। रेहान, मैं अंदर आ सकता हूँ? एक भारी आवाज सुनाई दी। रेहान ने शनाख्त करने की कोशिश की, फिर एक पल के लिए सोचा और दरवाजा खोल दिया। बाहर एक लंबे कद का शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर संजीदगी थे। वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, जिसका नाम मलक बिलाल था। ये क्या हो रहा है? मुझे इत्तला मिली है कि तुमने एक अहम केस अपने हाथ में ले लिया है, मगर तुमने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। रेहान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सीधा बोला, ये केस बहुत नाजुक है और मुझे यकीन है कि शाहिद और आमिर इसे दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बिलाल ने अंदर आकर हादिया को देखा। ये है वो लड़की? हाँ। बिलाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर संजीदगी से बोला, देखो, मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रहा, मगर ये लोग बहुत बाअसर हैं। अगर तुमने कानूनी तरीके से कुछ नहीं किया तो ये सब उल्टा तुम पर ही आ जाएगा। रेहान ने गुस्से से कहा, तो फिर क्या करूं? उन्हें आज़ाद छोड़ दूं? बिलाल ने गहरी सांस ली। नहीं, मगर हमें इस मामले को एहतियात से संभालना होगा। कल सुबह तक मैं एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करवा सकता हूँ, मगर हमें सबूत की ज़रूरत होगी। रेहान ने हादिया की तरफ देखा। क्या तुम उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो? हादिया ने लरसते लबों के साथ जवाब दिया, अगर मैं गवाही दूं तो क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? बिलाल ने संजीदगी से कहा, ये इतना आसान नहीं होगा। वो अपने वकला और सियासी रवाबित इस्तेमाल करेंगे, मगर अगर हमारे पास ठोस सबूत हुआ तो हम उन्हें जेल भेज सकते हैं। हादिया ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं। वो खौफजदा थी, मगर उसे एहसास हो रहा था कि अगर वो पीछे हटी तो वो हमेशा के लिए कमज़ोर समझी जाएगी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और मजबूत लहजे में कहा, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। अच्छी बात है, मगर अभी हमें तुम्हें किसी महफूज जगह पर लेकर जाना होगा। वो लोग दोबारा हमला कर सकते हैं। रेहान ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, यह जंग अब मेरी भी है। मैं इन्हें कानून के शिकंजे में ज़रूर डालूंगा। बिलाल ने एक आखिरी नज़र सब पर डाली और कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, कल का दिन बहुत अहम होगा। कहानी का नया मोड़ आ चुका था। अब फैसला अदालत में होना था, मगर ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रेहान ने हादिया की तरफ देखा, जो खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। वो शायद पहली बार इतनी बड़ी आजमाइश से गुजर रही थी, जहां उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों दाव पर लगे थे। बिलाल ने गहरी सांस ली और बोला, रेहान, मैं जानता हूं कि तुम जज्बात में आकर केस को अपने हाथ में लेना चाहते हो, मगर हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। रेहान ने गुस्से से दांत पींचे, और अगर कानून उन्हें छोड़ दे तो? क्या तुमने नहीं देखा कि वो कैसे असर रसूख रखते हैं? बिलाल ने कंधे उचकाए। यही तो असल जंग है। तुम्हें जज्बात की बजाय होशियारी से काम लेना होगा। हादिया ने पहली बार संजीदगी से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अदालत में जाकर सच बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो। बिलाल ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा कर कहा, यही हिम्मत चाहिए थी। अब हमें जल्द अज जल्द तुम्हारे लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना होगा। रेहान ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ नंबर डायल किए। मुझे बेहतरीन वकील चाहिए। वो लोग ताकतवर हैं, मगर हम उन्हें उनके ही तरीके से जवाब देंगे। बिलाल ने एक नज़र उस पर डाली और बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, कल से एक नई कार्रवाई शुरू होने वाली है। अदालत में खलचल मची हुई थी। मीडिया के कैमरे हर तरफ फ्लैश कर रहे थे। एक तरफ शाहिद और आमिर अपनी चमकदार सूट पहने खड़ा था। उनके चेहरों पर सुकून था, जैसे उन्हें यकीन था कि ये सब मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ हादिया अपने स्याह बुरके में खामोशी से खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ और बेयकीनी के आसार थे, मगर उसकी आंखों में कज़म भी था, जैसे वो किसी सूरत सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगी। जज ने गहरी आवाज़ में कहा, अदालत शुरू की जाती है। मिस हादिया अपना बयान दें। कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। हादिया ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज़ में कहा, मैं इन दोनों को जानती थी, क्योंकि मैं इनकी कंपनी में नौकरी कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर घटिया हरकत करेंगे। उस दिन मुझे एक झूठी मीटिंग के बहाने एक अपार्टमेंट में बुलाया गया, जहां दरवाजे बंद कर दिए गए। वो दोनों मेरी इज्जत पमाल करना चाहते थे, मगर मैंने अपने अल्लाह को पुकारा और मेरी मदद आ गई। शाहिद ने एक जहरखुन मुस्कुराहट के साथ सर झटका। उसका वकील फौरन उठा और कहा, ये सब झूठ है। मेरे मुअक्कल मुअज़्ज़ज़ कारोबारी हसरात हैं। ये लड़की सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहती है। हमारे पास सबूत हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से वहाँ गई थी। अदालत में सरगोशियाँ होने लगी। रेहान ने आगे बढ़कर कहा, जज साहब, हमारे पास एक वीडियो है जो साबित करेगी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर आमिर का रंग जर्द पड़ गया। वो फौरन शाहिद के कान में बोला, ये कहाँ से वीडियो ले आए? शाहिद ने दांत पीसे। अगर ये असली हुई तो हम गए काम से। स्क्रीन पर जैसे ही वीडियो चली, सबके होश उड़ गए।
وہ ویڈیو خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کی گئی تھی جس میں عامر اور شاہد ہادیہ کو دھمکاتے اور زبردستی کرتے نظر آ رہے تھے۔ جج نے سخت نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ کافی ہے، عدالت فیصلہ محفوظ رکھتی ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندے کھڑے تھے اور ریحان نے ہادیہ سے کہا، یہ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا مگر تم نے پہلا معرکہ جیت لیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں شاہد اپنے بنگلے میں بیٹھا سگار پی رہا تھا جبکہ عامر غصے سے چیخ رہا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہم تو ناقابل شکست تھے۔ شاہد نے گہری سانس لی، ابھی بھی ایک راستہ ہے، اگر عدالت میں جیت نہیں سکتے تو باہر جیتیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمیں ریحان اور ہادیہ دونوں کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ دوسری طرف ریحان رات کے آفس میں بیٹھا تھا۔ بلال اندر آیا۔ دھیان رکھنا وہ لوگ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ریحان نے سر ہلایا، اگر وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو میں انہیں انہی کے انداز میں جواب دوں گا۔ صبح کے وقت ہادیہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ریحان باہر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری حفاظت کے لیے قانونی دستاویزات ہیں تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہادیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ریحان نے دھیرے سے کہا، شاید اس لیے کہ میں تمہیں کمزور نہیں دیکھ سکتا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میری عزت بچانے کے بعد آپ مجھے مضبوط بھی بنانا چاہتے ہیں؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، یہی میرا کام ہے۔ چند دن بعد ریحان اپنے آفس میں بیٹھا تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بلال اندر آیا، تو مسٹر آفیسر اب تمہیں کوئی اور کیس نہیں ملا؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، پہلی بار لگ رہا ہے کہ کچھ کمی سی ہے۔ بلال نے کہکا لگایا، کسی کی کمی محسوس کر رہے ہو؟ ریحان خاموش ہو گیا مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے فون بجا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ہادیہ کی آواز آئی۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، خیریت؟ بس ویسے ہی، میں سوچ رہی تھی اگر آپ فارغ ہیں تو ایک کپ چائے ہو سکتی ہے۔ ریحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کی بجائے چائے مانگ رہا ہے۔ تو میں راستے میں ہوں۔ ریحان نے فون بند کیا، جیکٹ اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شہر کی رات میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتے راستے پر ایک کار تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ریحان خالد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور برابر میں ہادیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چپ تھی مگر اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہو رہی تھی۔ تم نے کہا تھا چائے پر ملنا ہے، ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا تم واقعی چائے پینا چاہتی ہو یا کوئی اور بات کرنا چاہتی ہو؟ ہادیہ نے نظریں کھڑکی کی طرف کر لی، جیسے رات کے اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی، اس نے آہستہ سے کہا، بس دل چاہا کہ آپ سے بات کروں۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سڑک پر نظریں جما لی۔ یہ اچھا ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ایک کافی شاپ کے سامنے رکے۔ اندر نیم اندھیرا تھا اور ماحول بہت پرسکون تھا۔ وہ دونوں ایک کونے کی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ تو ریحان نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، اب تمہارے دل میں کیا ہے؟ ہادیہ نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی کو ایک نئے انداز میں دیکھنے لگی ہوں۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، اور وہ نیا انداز کیا ہے؟ ہادیہ نے نظریں جھکا لی۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ دنیا سادہ ہے، نیک لوگ نیکی کرتے ہیں اور برے لوگ برائی، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ دنیا میں برے لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور اچھے لوگ بھی کبھی کبھار جذبات میں بہک جاتے ہیں۔ ریحان نے اس کے الفاظ کو غور سے سنا، پھر سنجیدگی سے کہا، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر اچھے لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو برے لوگ ہمیشہ جیت جائیں گے۔ ہادیہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور اگر کوئی اچھا آدمی خود برے لوگوں سے انتقام لینے کے چکر میں خود بدلنے لگے؟ ریحان کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آیا۔ اگر وہ واقعی اچھا آدمی ہے تو وہ کبھی حد سے نہیں بڑھے گا۔ کافی کی سپ لیتے ہوئے ہادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ تو بہت فلسفی بن رہے ہیں آفیسر۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، پیشہ ورانہ مجبوری ہے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ریحان نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس دن میں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا۔ ہادیہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ ریحان نے فوراً بات بدلی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہادیہ نے نظریں جھکائیں، نہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں خود بھی یہی سوچتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں نرمی ابھری، اگر ایسا ہی ہے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ چند لمحے مزید گزرے اور اب ان دونوں کے درمیان پہلے جیسی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ تو ریحان نے شرارتی انداز میں کہا، اب تم نے چائے پی لی، کیا اب اجازت ہے؟ ہادیہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، جی ہاں، مگر آپ کو چھوڑنے کے لیے شکریہ ادا نہیں کروں گی، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ میرے محافظ ہیں۔ ریحان نے کہکا لگایا، یہی تو خطرہ ہے،
कहीं मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मुहाफिज ना बन जाऊं। हादिया की मुस्कुराहट पल भर को ठहर गई। उसके रुखसारों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। उसने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। शायद दिल की गहराइयों में वो भी यही चाहती थी, मगर जुबान खामोश थे और आंखें इस राज की गवाह। रात के साए लंबे हो रहे थे, मगर इन दोनों के दरमियान गुर्बत के फासले कम होते जा रहे थे। रात गहरी हो रही थी। ठंडी हवा खामोशी से सरसराती खिड़की के पर्दे हिला रही थी। हादिया अपने कमरे में बैठी थी। कई दिनों बाद दिल को सुकून मिला था, मगर ये सुकून भी एक अजीब बेचैनी में लिपटा हुआ था। जैसे कोई अनजाना सा एहसास, कोई अनदेखा लम्स उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। फोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर स्क्रीन देखी। रेहान खालिद। उसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज हो गई। उसने जल्दी से फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ में हल्की सी नरमी थी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से रेहान की पुरसुकून मगर गहरी आवाज़ आई। सब खैरियत? जी सब ठीक है, आप कैसे हैं? मैं सोच रहा था कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, रेहान ने संजीदगी से कहा। हादिया ने घबरा कर कहा, ऐसी क्या बात? रेहान एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्या मैं कल तुम्हारे घर आ सकता हूँ? तुम्हारी वालदा से मिलना चाहता हूँ। हादिया के हाथ एक लम्हे के लिए कांपे, जैसे अचानक कोई बिजली गिरी हो। क्या? रेहान ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, डरो मत, मैं कोई छापा नहीं मारने आ रहा, बस रस्मी तौर पर कुछ बात करनी है। हादिया को समझते में कुछ लम्हे लगे, मगर फिर जैसे अल्फाज खुद ही लबों से निकले। क्या क्या ये हमारे रिश्ते के बारे में है? रेहान खामोश हो गया, मगर खामोशी खुद एक जवाब थी। मैं कल आ रहा हूँ, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हादिया के हाथों में फ़ोन था, मगर उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। क्या वाकई ये सब हो रहा था? क्या वाकई वो शख्स जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई अब हमेशा के लिए उसका साथी बनने जा रहा था? अगले दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, रेहान एक सादा मगर बावकार अंदाज में हादिया के घर आया। उसने सफ़ेद कमीज शलवार पहनी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, शायद हादिया की वालदा के लिए। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक उम्र रसीदा मगर बावकार औरत निकली। ये हादिया की वालदा थी। अस्सलाम वालेकुम, रेहान ने मौदबाना अंदाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ। रेहान अंदर दाखिल हुआ और कमरे में खामोशी थी, मगर वो खामोशी जो बोलती है, जो दिलों के अंदर उतरती है। मध्यम रोशनी में सब चीज़ें अपनी जगह पर ठहरी हुई थी। माहौल में एक अनजानी सी कशमकश थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद रेहान ने गहरा सांस लिया और नरमी से मगर गहरे जज्बात के साथ कहा, अम्मी जी, मैं सीधी बात करूँगा। मैं हादिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरी वालदा उम्र रसीदा है, उन्हें ज़्यादा सुनाई नहीं देता और मेरे सिवा मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है, इसलिए ये जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ी। हादिया जो बावर्ची खाने में पानी लेने गई थी, ये अल्फाज सुनते ही जैसे लम्हे भर के लिए दुनिया से कट गई। दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। हाथ में पकड़ा ग्लास लरस गया। उसकी वालदा ने हैरत और किसी हद तक फिक्रमंदी से रेहान को देखा। लम्हे भर को कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर उन्होंने धीमे मगर संजीदा लहजे में कहा, बेटा, ये फैसला तुमने अचानक कैसे कर लिया? तुमने सोचा भी कि हादिया वो? रेहान ने नजरें उठाकर उनकी जानिब देखा। आंखों में गहरी सच्चाई थी, एक ऐसा जज्बा जो अल्फाज से बढ़कर था। उसकी आवाज़ में ठहराव था, मगर उसके पीछे एक दुनिया आबाद थी। खाला, ये फैसला अचानक नहीं किया, ये एक एहसास था जो वक्त के साथ मजबूत होता गया। हादिया एक नेक, बाकिरदार और इज्जतदार लड़की है। मैंने हमेशा उसकी इज्जत की और आज मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए मेरे हिस्से में आ जाए। मैं उसे ज़िंदगी भर तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, उसे हर दुख हर तकलीफ़ से बचाना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सारी ज़िंदगी इसका मुहाफ़िज़ बन के उसके साथ खड़े रहना चाहता हूँ। कमरे में खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। हादिया की माँ के चेहरे पर कई रंग आए और गए। वो एक माँ थी और माँ के लिए बेटी का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है। उन्होंने रेहान को देखा। उसके लहजे में सच्चाई थी, आंखों में एक ऐसा खलूस जो धोखा नहीं दे सकता था। दूर कहीं हवा ने हल्की सी सरगोशी की, जैसे तकदीर कोई नया बाब लिखने जा रही हो। हादिया की वालदा खामोश हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, एक माँ के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि उसकी बेटी को ऐसा साथी मिले जो इसका एहतराम करे। रेहान ने एहतराम से सर झुका लिया। फिर मैं ये रिश्ता कबूल समझूं? कबूल है। उनकी आवाज़ में खुशी और सुकून था। उसी लम्हे अचानक घर की लाइट चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। हादिया जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, घबरा कर बोली, अम्मी, बिजली चली गई। हाँ बेटा, लगता है पूरे इलाके की गई है, वालदा ने जवाब दिया। अंधेरे में कुछ लम्हे खामोशी के थे, मगर इस खामोशी में कुछ अजीब सा था, जैसे हवा में कोई अनजान सा एहसास घुल रहा हो। रेहान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी की एक धार अंधेरे को चीरती हुई हादिया के चेहरे पर पड़ी। वो साए में खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, मगर साथ ही एक चमक भी थी, जैसे कोई राज अफशा हो गया हो।
रेहान ने आहिस्ता से कहा, अंधेरे में तुम्हारी आंखें और ज्यादा गहरी लग रही हैं। हादिया ने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया। ऐसी बातें मत करें। रेहान हल्का सा मुस्कुराया। क्यों? क्या अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुमसे निकाह करने आ रहा हूँ? हादिया ने सांस खींच कर कहा, यह सब बहुत अचानक है। हाँ, जिंदगी में अचानक ही सब कुछ होता है। रेहान ने संजीदगी से कहा, जैसे पहली बार तुम्हें देखकर लगा था कि तुम मेरे नसीब में लिखी जा चुकी हो। हादिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर फिर चुप हो गए। रेहान ने आगे बढ़कर मोबाइल की रोशनी करीब की। क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो? हादिया ने आहिस्ता से कहा, हाँ करती हूँ। रेहान ने मुस्कुराकर सर झुकाया। बस फिर अंधेरे की फिक्र मत करो, रोशनी आ जाएगी जैसे हमारी जिंदगी में आने वाली है। उसी लम्हे बिजली वापस आ गई, रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। रेहान ने हादिया को देखा जो अपने चेहरे पर हाथ रख के मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। हादिया की वालदा ने कहा, अब तो सब तय हो गया है, अब तो शादी की तारीख रखनी है। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हादिया ने सर झुका लिया मगर उसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी फैल गई। अंधेरी रात, अनकही कहानी। घर के हर कोने में रोशनियों की चमक बाकी थी मगर खुशियों की गूंज बदम पड़ चुकी थी। सेहन में पड़े हुए फूलों के गमलों की खुशबू अब भी फजा में बिखरी हुई थी मगर कमरे के अंदर एक अजीब सा सकूत तारी था। हादिया पलंग के किनारे बैठी थी। गुलाबी रंग का भारी दुपट्टा उसके नाजुक हाथों में था जिसे वो बेख्याली में मरोड़ रही थी। दिल में खुशी और बेचैनी दोनों एक साथ सर उठा रहे थे। निकाह के बाद ये उसकी पहली रात थी मगर अंदर कहीं एक अनजान सा खौफ था। क्या वो इस नई जिंदगी के लिए तैयार थी? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और चंद लम्हों बाद रेहान अंदर दाखिल हुआ। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, पुरवकार और पुरसकून, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर दुल्हा की होती है, बल्कि एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ खास कहना चाहता हो। हादिया ने नजरें झुका ली। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। रेहान चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से चलता हुआ पलंग के करीब आया और कुर्सी पर बैठ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मदम अंदाज में कहा। हादिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सर झुका लिया। रेहान ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। क्या तुम खुश हो? हादिया ने धीरे से नजरें उठाई, कुछ लम्हे उसकी आंखों में झांका और फिर मध्यम आवाज में कहा, शायद हाँ, मगर अजीब सा महसूस हो रहा है। रेहान ने बगौर उसका चेहरा देखा, जैसे उसकी हर उलझन को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये फितरी है, एक नई जिंदगी, एक नया सफर। कुछ दिन लगेंगे मगर सब ठीक हो जाएगा। हादिया ने सर हिलाया मगर दिल की बेचैनी कम ना हुई। पता नहीं क्यों लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ और ये ख्वाब ज्यादा देर नहीं रहेगा। रेहान ने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, मगर एक बात मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हादिया की आंखों में नमी आ गई मगर वो मुस्कुरा दी। रेहान ने जेब से एक छोटा सा मखमली डब्बा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। हादिया ने हैरानी से डब्बा खोला तो अंदर एक नाजुक सोने की चेन थी जिसमें एक दिल के अंदर जुड़ा हुआ छोटा सा नाम था, हादिया। ये? हादिया ने हैरत से रेहान को देखा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस बात की अलामत है कि अब तुम सिर्फ मेरे नाम से जुड़ी हो और हमेशा के लिए मेरी हो। हादिया ने लरसते हाथों से चेन को छुआ, जैसे कोई कीमती ख्वाब हकीकत में ढल गया हो। ये बहुत खूबसूरत है, रेहान ने धीरे से कहा, जैसे तुम। हादिया की पलकें झुक गईं और दिल की बेचैनी एक पल के लिए मासूम हो गई। शायद ये सफ़र नया था मगर अगर साथ मजबूत हो तो हर राह आसान हो जाती है। रात अपनी गवाही दे रही थी और चांद आसमान पर उनके नए सफ़र का चिराग जलाने के लिए मौजूद था। सुबह का सूरज निकल आया था। हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही थी मगर हादिया के दिल में रात का खौफ अभी भी बाकी था। वज़ू करके उसने फजर की नमाज अदा की, कुरान की तलावत की, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी सरायत कर गई थी। वो बार बार रेहान के वादे को याद कर रही थी, उसकी वो बातें जो रात भर उसके कानों में गूंजती रही थी। गुज़श्ता रात चांदनी की नरम रोशनी में वो दोनों बालकोनी में खड़े थे। रेहान ने हादिया की आंखों में झांका, उसके चेहरे पर लिखी हर बेचैनी को पढ़ लिया था। क्या तुम खुश हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो कुछ भी जानना चाहता हो। हादिया ने नरमी से मुस्कुराकर सर झुका लिया। हाँ, मगर दिल में एक अजीब सा डर है, जैसे कुछ छिनने वाला हो, जैसे खुशियों की उम्र कम होती है। रेहान ने उसकी थोड़ी को आहिस्ता से छुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मोहब्बत वही होती है जो आजमाइशों से गुजरे, मगर मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हादिया ने जज्बात की शिद्दत से उसका हाथ थाम लिया, उसकी सांसों की गर्मी अपनी हथेली पे महसूस करते हुए कहा, वादा? वादा? रेहान ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से उसके माथे पर अपने लब रख दिए, जैसे अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा हो। मगर आज सब कुछ बदल चुका था।
फ़ोन की घंटी बजी तो वो चौंक गई। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसने उसकी रूह तक हिला के रख दी। रेहान ज़ख्मी हो गया है, वो अस्पताल में है, फ़ौरन आ जाओ। हादिया के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसकी दुनिया जैसे लम्हों भर में ख़त्म हो गई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस्म में जान बाकी न रही। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ज़मीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया हो। वो अभी कल ही तो उसके साथ था, वो कैसे उसे छोड़कर जा सकता था? नहीं, ये मुमकिन नहीं। अस्पताल पहुंची तो हर चीज़ धुंधली लग रही थी। इमरजेंसी वार्ड के बाहर बेचैनी से चलते लोग, सफ़ेद कपड़ों में लिपटे डॉक्टर और अंदर एक बेड पर लेटा रेहान, खून में लथपथ, सांसें कमज़ोर, मगर आंखें अभी भी जिंदा थीं। रेहान! हादिया तड़प कर उसके करीब पहुंची और कांपते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। रेहान ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, जैसे वो इसकी परेशानी कम करना चाहता हो। मत रो, मैंने वादा किया था ना। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने कहा था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। हादिया के आंसू उसके हाथ पर गिर रहे थे। वो किसी बच्चे की तरह बेबस लग रही थी। रेहान ने उसकी हथेली को आहिस्ता से दबाया, जैसे तसल्ली दे रहा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे मद्धम होने लगी थी, जैसे कोई चिराग आखिरी बार टिमटिमा रहा हो। रेहान प्लीज़ मत बोलो, कोई डॉक्टर को बुलाए। हादिया चीखी, मगर वो जानती थी कि वक्त रुकने वाला नहीं। किसी ने कहा कि ये एक हादसा था, मगर हादिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। रेहान एक मोहतात आदमी था, बाइक चलाने में माहिर था, फिर वो किसी आम हादसे का शिकार कैसे हो सकता था? उसके हाथ पर एक निशान था, किसी नोकीली चीज़ का निशान। हादिया के दिल में जैसे एक बिजली सी कूद गई। ये कोई आम हादसा नहीं था, कोई था जो नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे। रेहान, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगी। उसने उसका हाथ मजबूती से थामा, मगर अगले ही लम्हे वो हाथ भी जान हो चुका था। रेहान की आंखें बंद हो चुकी थी, उसके होंठों पर मुस्कुराहट जम गई थी, मगर उसकी उंगलियां अब भी हादिया के हाथ में थीं, जैसे वो आखिरी लम्हे तक इसे थामे रखना चाहता हो।